मेंडल साहब अपने जमाने में बहुत तगड़ा कर गए। इवन मेंडल साहब के जाने के भी 35 ईयर्स बाद वो जो 3 लौंडे थे, ह्यूगो डेब्रिज, कार्ल कॉरेंस और वॉन शेरमैक, है ना, उन्होंने रीडिस्कवरी की। फिर मेंडल साहब की चीजें बाहर आई। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब जैसे रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर को जब कार्ल कॉरेंस ने क्रॉस कराया तो उनको पिंक कलर के फ्लावर मिले। तो सर यहां मेयोसिस के बाद जो गैमीट बनेंगे, गैमीट आर प्योर। सर मास्टर भी है, रील भी बना लेते हैं, तो दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। तो एक जीन के एक से ज्यादा काम है ना सर, एक जीन के एक से ज्यादा काम है। तय हो गया कि भाई जो राजपाल यादव है और जो खली है उसके बीच में रेसलिंग होने वाली है। 10 के 10 पंच खली ने मारे, राजपाल यादव जी, कंप्लीट डोमिनेंस। अब सर ये एंटीजन जोड़ने के लिए हमको चाहिए होते हैं एंजाइम, और एंजाइम कोड किए जाते हैं जीन के थ्रू। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप आई विश कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बुगैम्बो की इस अमेजिंग सी क्लास में। पेन किलर सीरीज में हम आज लेने वाले हैं सर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स 1 का एक और धांसू सा चैप्टर, धांसू सा टॉपिक। ओके, और मजा ही आ जाने वाला है। ये सीरीज आपके लिए फ्री होने वाली है, एकदम फ्री रहने वाली है। और सर इस वीडियो के, इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और पीडब्ल्यू की ऐप का सर जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और पीडब्ल्यू तो सर मतलब कमाल ही है सर, है ना, किसी परीक्षा का मोहताज नहीं रह गया है। पीडब्ल्यू से भारतवर्ष के करोड़ों छात्र छात्राएं अपनी कंपटीशन की तैयारी, नीट जेई की तैयारी और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में करते हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाइएगा। ओके दोस्तों, तो इसी उम्मीद और कामना के साथ मैं बुगैम्बो शुरू करता हूं आज का लेक्चर। और सर आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मेंडलिज्म। देखो मेंडल भाई ने बहुत तगड़ा कर दिया भाई, है ना। मेंडल साहब अपने जमाने में बहुत तगड़ा कर गए। इवन मेंडल साहब के जाने के भी 35 ईयर्स बाद वो जो 3 लौंडे थे, ह्यूगो डेब्रिज, कार्ल कॉरेंस और वॉन शेरमैक, है ना, उन्होंने रीडिस्कवरी की। फिर मेंडल साहब की चीजें बाहर आई, है ना। और पता चला कि यार जो मेंडल साहब बता के गए थे कि वो तो रहता ही है एक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस रहते हैं। ओके, एंड सर वो जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस रहते हैं उसी को हम पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस हम कह रहे हैं। आज हम एक्सेप्शन टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, है ना, कि क्या सर हमेशा ऐसा ही होगा कि 3:1 का रेशियो आएगा या कुछ और भी हो सकता है, तो उसको आज देखेंगे। और अगली क्लास में हम, क्योंकि ये सीरीज बहुत अमेजिंग होने वाली है, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो ये सीरीज आपके लिए है ना सर। मैं आपको बता दूं इस सीरीज के बारे में, अगर आप मतलब इस सीरीज से अपना तैयारी शुरू करना चाहते तो मतलब आपके लिए नहीं, मतलब अगर आप ठुल्लू हैं तो आपके लिए नहीं है ना। हाँ, ये सिर्फ क्रीम बच्चों के लिए सीरीज है जो मतलब अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, जिन्होंने अपना सिलेबस कर चुका है, जिनको बेसिक आता है। कहीं सर भी वो पढ़ रहे हैं, किसी भी जगह से वो पढ़ रहे हैं और उनका अगर सिलेबस पढ़ के हो चुका है, काइंड ऑफ उन्होंने एक बार अपनी क्लास में पढ़ लिया है, उनको चीजें समझ में आ चुकी हैं। फिर वो जो चेरी ऑन द टॉप रहता है ना सर, जो मतलब फिनिशिंग टच रहता है, वो जो सिंगल डिजिट रैंक में आने के लिए जो अपर नंबर चाहिए होता है 680 के बाद वाले, है ना, या 6 कह लीजिए कि पेपर जिस हिसाब से आया था कि 650 के बाद वाले, उन बच्चों के लिए सीरीज है। और वो बच्चे ऑब्वियस सी बात है इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, है ना, इस मतलब नीट की तैयारी में बहुत कम होते हैं। ओके यस, तो ये सिर्फ उन सेलेक्टेड बच्चों के लिए, मतलब उन बच्चों के लिए जो खुद मक्खन बन चुके हैं, बस उनको ताके शुद्ध देसी घी बनाया जाना बाकी है। ये उन छाछ और मट्ठे और दूध वालों के लिए नहीं है जो पानी मिले दूध है ना, जो मतलब जिनका डोपामीन बहुत ही सस्ती सस्ती चीजों से ट्रिगर हो जाता है, ये उनके लिए नहीं है। ओके यस, तो सर तो चेरी ऑन द टॉप के इस एक और लेक्चर में स्वागत है आप सभी का। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं, मैं बुगैम्बो अमित सर, 13+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड टू बी द गुरु ऑफ दीज सिंगल डिजिट रैंक्स इन द पास्ट ईयर्स। ओलंपियाड्स के लिए बेसिकली मेरी क्लासेज रहती हैं। एंड दिस इज पीटर, दिस इज योर फ्रेंड पीटर। ये पीटर है, और ये पीटर अपने साथ सर बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आता है। ये पीटर अपने साथ बहुत सारे बलून्स लेके आता है, और वो बलून्स को मैंने नाम दिया है बलून्स ऑफ सक्सेस।
और ये पीटर भाई साहब आपको पॉजिटिव रहने का, वो जो मैं कहता हूं ना कि 20% पढ़ाई काम आती है, 80% तो आपका एटीट्यूड काम आता है। वो जो 80% की चीजें हैं, है ना, उन चीजों को बिल्डअप करने के लिए ये सारे पॉइंट्स पीटर एक एक बलून से आपको समझाना चाह रहा है ना। तो आप बता सकते हैं सर कमेंट करके कि कौन सा बलून आपको सबसे अच्छा लगा। ओके, सो दिस इज पीटर। ओके, दिस इज योर फ्रेंड पीटर, पॉजिटिव पीटर। एंड पीटर को सर सितारा मिलना चाहिए, दिल मिलना चाहिए सर, पीटर के लिए एक दिल हमारी तरफ से, ठीक है बेटा। ये कंसिस्टेंटली मैं आपको लाता रहूंगा, है ना। अगर आप अभी भी मतलब आप अभी भी जो है मतलब इस तरह से जूझ रहे हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, सिलेबस नहीं हो रहा है, तो सर यू आर द ठुल्लू, ठीक। लोग जो है पढ़ाई करके बैठ चुके हैं भाई, वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, जो आज की डेट में इस चीज पे फोकस कर रहा है, समझ जाइए वही जो है अपर क्रीम में रहने वाला है। आप सिर्फ डोपामीन को अपने शुद्ध मतलब शांत करने में लगे रहिएगा, आपको बस खुशी मिलती रहेगी कि हाँ हाँ चलो यार हमने चैप्टर पढ़ लिया। आप एक्चुअली 20% में ही हो अभी, ठीक है ना भी। हाँ, तैयारी सर, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो डार्विन कहता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। पहले आपको पढ़ाई आनी चाहिए, पढ़ाई अच्छे से आनी चाहिए, फिर उसके क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए, क्वेश्चंस विद इन टाइम लिमिट बनाने आने चाहिए। और जो एग्जाम के 3 घंटे होते हैं ना सर, उस समय जो शैतानी ताकतें हावी होती हैं और जो सिली मिस्टेक्स कराती हैं, उनसे भी लड़ना आना चाहिए। ये 5-6 पैरामीटर होते हैं फिटनेस के, और जो इन 5-6 पैरामीटर पे फिट बैठता है उसे कहते हैं फिटेस्ट। और डार्विन ने कहा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो वो जो 5-6 पॉइंट में से सर पढ़ाई है ना, वो 20% रोल है, उसका 80% तो इधर है। आप जो है मतलब अभी सिर्फ चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ने में लगे हैं, तो सर खुश हो जाइए साहब, खुश होते रहिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा है ना भाई। और सर माई फेवरेट, सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशंस, सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशन, लिम्बिक सिस्टम शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जो सेरेब्रल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, दिस शुड बी हायर एंड अबव द लिम्बिक सिस्टम। जो तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम है, ये उसको सर उसके ऊपर कमांडिंग ऑफिसर होना चाहिए। ओके, दिस शुड बी द कमांडिंग ऑफिसर ऑन योर ब्रेन, या दिस वन। ओके, तो चूंकि होता क्या है ना, जो लिम्बिक सिस्टम है, जो हमारा इमोशनल ब्रेन है, वो और ये दोनों साथ काम नहीं कर पाते सर। जब आप इमोशंस में डूबे रहते हो, अननेसेसरी की इमोशंस में डूबे रहते हो, तो तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर पाता है, तुम्हारा सेरेब्रम उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए सेरेब्रम शुड बी अबव योर इमोशन। चलिए सर, बकवास बहुत हो गई, अब पढ़ना शुरू करते हैं। ये डायग्राम मैंने पिछली क्लासेज में यूज किया था, है ना। इसमें दिखाया गया कि कैसे दो अलील में डीएनए लेवल पर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। कि ऐसा क्या है कि जो कैपिटल पी है ना, जो कि पर्पल कलर बनाता है, और जो व्हाइट बनाता है यानी कि स्मॉल पी है, उसमें वो क्यों नहीं बना पाता पिगमेंट। तो यहां पर हमने डीएनए लेवल पे चर्चा की थी कि सर जो पर्पल फ्लावर है उसके अंदर जो कैपिटल पी है ना, वो डीएनए का एक ऐसा सीक्वेंस है जिससे एक परफेक्ट एंजाइम बन जाता है। क्या बन जाता है सर? एक परफेक्ट एंजाइम बन जाता है। ओके, और अगर यहां पर सिर्फ एक ये सीक्वेंस है, रटना नहीं है हमको, एक सी की जगह अगर ए आ गया है, तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस हुआ है दो अलील के बीच में, तो ये दोनों एक ही जीन के दो अलील हैं। और देखो इतने से चेंज से जो है स्मॉल पी, यहां पर कोई एंजाइम नहीं बना है, और यहां जब कोई एंजाइम नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये व्हाइट कलर का पिगमेंट बनाएगा स्मॉल पी। और कैपिटल पी स्मॉल पी जो जीनोटाइप है उसमें कैपिटल पी का इफेक्ट दिखाई देगा, तो इसलिए कैपिटल पी डोमिनेंट है और स्मॉल पी रिसेसिव। ये हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे आज। चलिए सर, पोस्ट मेंडेलियन एक्सेप्शन टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दो बेटा, जो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली दैट इज द जीन इंटरेक्शन। दिस इज ए टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन, जीन या अलील इंटरेक्शन। देखो सर, आपको पता है कि भाई जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है वो क्या होती है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब जैसे रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर को जब कार्ल कॉरेंस ने क्रॉस कराया तो उनको पिंक कलर के फ्लावर मिले,
सर कैसे मिले? तो बेटा ये जो टाइप ऑफ जीन या अलीलिक इंटरेक्शन है, दिस इज ऑफ टू टाइप, और इसमें सर एक है इंट्राजेनिक या इंटर अलीलिक इंटरेक्शन। मतलब यहां पर जो इंटरेक्शन होगा वो दो, एक ही जीन के दोनों अलील के बीच में होगा, है ना, दो, जैसे स्मॉल टी कैपिटल टी के बीच में होगा। ओके सर, एंड इट विल लीड टू द डेविएशन फ्रॉम 3:1। ओके, दिस विल बी लीड टू द डेविएशन फ्रॉम 3:1, डेविएशन फ्रॉम 3:1, 3:1 से डेविएशन लेके आए। और जो दूसरा रहेगा, कहां गया भाई ये वाला पेन? ओके ओके, ये पेन तो खो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग, आ जा भाई, ये यहां से आएगा, ये आ गया। देखो भाई, दूसरा आने वाला बेटा नॉन अलीलिक, नॉन अलीलिक या इंटरजेनिक इंटरेक्शन, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। मतलब यहां पर दो अलग अलग जीन के अलील आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जैसे कैपिटल आर और कैपिटल वाई अलील इंटरेक्ट कर ले, तो बेटा इससे आने वाला है डेविएशन फ्रॉम, डेविएशन फ्रॉम, जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक्सेप्शन टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ये हो गया, है ना सर, डेविएशन फ्रॉम 9331, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का डेविएशन या डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शन। तो आज हम इस पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं लगभग मोटा मोटी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना भाई, तो यहां पर कहने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, जैसे कि इन मिराबिलिस, जलापा, स्नैपड्रैगन, इन मिराबिलिस, जलापा, स्नैपड्रैगन, ईटीसी। कार्ल कॉरन्स ने एक खोजा था भाई, है ना, ये आपको पता ही होगा। कार्ल कॉरन्स, नहीं पता है तो आप ठुल्लू हैं। कार्ल कॉरन्स, ठीक है ना। अब इसमें जो है भाई, उसने क्या देखा, उन्होंने क्या किया भाई, रेड कलर, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर वाले, उनमें फ्लावर उनको दिखाई दिए, है ना भाई, उसने भाई क्रॉस कराया, तो उनको लगा कि जैसे मेंडल साहब को रेड मिलेंगे, हमको भी रेड मिलेंगे, बट यहां पर सर पिंक मिल गए। ओके, यहां पिंक मिल गए, और पिंक वाले का जब उसने सेल्फिंग कराया, ओके, जैसा कि आप जानते हैं, तो सर रेड, पिंक और व्हाइट तीनों मिले उसको, रेड, पिंक और व्हाइट तीनों मिले, और तीनों का जो रेशियो आया वो था 1:2:1, 1:2:1 उनका रेशियो आया। और जब 1:2:1 उसका रेशियो आया, तो सर जाहिर सी बात है, यहां पर कोई नो नीड ऑफ टेस्ट क्रॉस, इस वाले केस में टेस्ट क्रॉस की कोई नीड नहीं रहने वाली। ओके सर, इसमें टेस्ट क्रॉस की कोई नीड नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो सर ये हमारा क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर, है ना। अब यहां पर ये जो है रेड और ये व्हाइट, इन्होंने C4 कलर और W4 व्हाइट लिया हुआ है अलील को, और C4 रेड और C4 रेड गैमीट्स बने, ये पिंक कलर का आ गया, ठीक है ना, पिंक कलर का आ गया, CR और CW, C4 कलर, R4 रेड, W4 व्हाइट, ठीक है। अब इसने गैमिट बनाए वही 2 की पावर n के हिसाब से दो तरह के गैमिट बनाए सेल्फिंग की, तो आप देख सकते हो 1:2:1 का रेशियो यहां पर आ गया। ओके, अब बात आती है सर यहां पर कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट अप्लाई होगा क्या, इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट is applicable
एप्लीकेबल और कैन बी एक्सप्लेन, या ऐसे लिख सकते हैं, इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट इज एप्लीकेबल और वैलिड in case of incomplete dominance। क्योंकि सर बोला गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कि सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज प्योरिटी ऑफ गैमिट का लॉ है ना, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट है। पर सर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां तो प्योरिटी व्योरिटी कुछ दिख नहीं रही है, इन्होंने तो मिक्सिंग कर ली आपस में। अगर प्योरिटी होती तो ये पिंक कहां से आया? तो सर आंसर आएगा सर नहीं, आपकी बात गलत है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट इज एप्लीकेबल, यस, बिल्कुल सही बात है, एप्लीकेबल है, यस इज एप्लीकेबल। और यहां से सिद्ध हो जाता है हेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट इज एप्लीकेबल ऑब्लिक वैलिड। बोला सर कैसे? देखो ध्यान से सुनिए, CR रेड, ओके दिस इज रेड, ये भाई रेड है, और CW ये व्हाइट है, हो गया भाई। अब इसका गैमीट और इसका गैमीट दोनों मिल गए, और जब दोनों मिल गए तो जाहिर सी बात है ये पिंक बना। अब सर ये पिंक बन गया, राइट, हमने गैमीट वैमिट नहीं लिखे हैं, ये पिंक बन गया। अब ये जो पिंक बना है, दिस पिंक, ये जो प्लांट है दिस इज पिंक, इस पे पिंक फ्लावर आए। अब आपने सर पूछा, इसके गैमीट देखते हैं, इसके गैमीट, बेटा इसके जो गैमीट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? सर इसके गैमीट होंगे 1/2 यानी कि 50% ये वाले गैमीट होंगे, एंड सर 50% ये वाले गैमीट होंगे, ओके। अब बात आती है कि सर क्या ये गैमीट प्योर हैं? अगर ये गैमीट प्योर हैं तो सर ये पिंक कैसे आया? इफ गैमीट्स आर प्योर, ये यहां नहीं लिखते, चलो इसको, है ना, ये पिंक कैसे आया, है ना सर। और जब ये दोनों अलग अलग हो जाते तो बेटा ये जो गैमीट्स हैं, इस गैमीट से आप पूछिए भाई हाँ भाई तेरा क्या हिसाब किताब, बोला सर मैं तो रेड कलर के लिए कोड करता हूं सर, मेरे पास तो रेड कलर की इंफॉर्मेशन है, और तेरे पास, बोला सर मेरे पास व्हाइट कलर की इंफॉर्मेशन है। तो पिंक कौन दे रहा है? पिंक कहां से आ रहा है? अगर तुम दोनों प्योर हो, गैमीट्स आर प्योर because it is containing information for red color, this is have information for red color, इस पे रेड कलर की इंफॉर्मेशन है और इस पे इंफॉर्मेशन व्हाइट कलर की है। सर पिंक कलर की इंफॉर्मेशन कहां पर है? ओ सॉरी, पिंक कलर की इंफॉर्मेशन किस पर है? हाउ पिंक कलर प्रोड्यूस, ये मतलब कुछ ऐसी कहानी हो गई है जैसे क्लास में तुमको पता है कि यार ये दो बच्चे बहुत शैतान है और वो मिलकर शोर मचाते, तुमने उनको बोला कि नहीं नहीं सर हम शोर नहीं मचा रहे हैं, हम उत्पात नहीं मचा रहे हैं, हम तो सर शांत बैठे हैं। तो आपने क्या सोचा, सर ने क्या सोचा, अलग अलग बुलाया, ओए तू इधर आ। ये जैसे एक और दूसरी कहानी लेते हैं, जैसे मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया से नीट की, और तुम्हारी गली में मोहल्ले में या सोसाइटी में जो है कुछ बच्चे, चिरकुट बच्चे बहुत शोर मचाते और तुमको पढ़ने नहीं देते हैं, और तुमने आइडेंटिफाई किया ये दो बच्चे मुझे ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, तुमने उसमें से एक बच्चे को पकड़ लिया, वो इधर आ तू, तुमने मान लो इसको पकड़ लिया, CR को पकड़ लिया, क्यों भाई तू क्यों शोर मचाता है जब मैं पढ़ाई करता हूं? तो कि नहीं नहीं भैया मैं शोर नहीं मचाता हूं भैया, दीदी सॉरी दीदी मैं शोर नहीं मचाता हूं। बोला अच्छा, नहीं नहीं भैया पक्का मैं शोर नहीं मचाता हूं सर, सर मैं पिंक नहीं देता हूं सर, मैं तो रेड कलर की इंफॉर्मेशन लेके जाता हूं, मतलब ही नहीं है। तो आपने उसे थोड़ा ऐसे सुना उना के छोड़ दिया कि बेटा शोर नहीं मचाना चाहिए, ये वो पढ़ाई चल रही है मेरी। फिर आपने दूसरा वाला पकड़ लिया, क्यों भाई तू देता है पिंक कलर, तू मचाता है शोर,
डब्लू नाम के तू शोर मचाता, मैंने सुना तो तेरी शिकायत मिली है। बोला नहीं नहीं भैया सॉरी भैया, मैं नहीं शोर मचाता हूं। तो सॉरी क्या बोला? वो तो भैया वैसे ही बोल दिया, हम सॉरी, हम शोर नहीं मचाते भैया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला, बिल्कुल सही यार, हम पिंक नहीं देते सर, हम तो व्हाइट देते हैं। वो कह रहा हम तो रेड देते, तो दोनों अलग अलग कह रहे कि हम नहीं सर, पिंक हम नहीं देते, हम तो रेड और व्हाइट देते हैं। बाद में दोनों मिले, हंसने लग गए दोनों बच्चे, है हम मिलके शोर मचाते हैं, भैया का मामू बना दिए, हम मिलके शोर मचाते। क्लास के बच्चे मिलके शोर मचाते, अकेला बच्चा कभी शोर मचा ही नहीं सकता। तो सर ना तो ये अकेला पिंक दे रहा है, ना ये अकेला पिंक दे रहा है। बेसिकली जब ये गैमीट बनाएगा, इसमें गैमीटोजेनेसिस होगी, जब ये मियोसिस करेगा, तो सर यहां मियोसिस के बाद जो गैमीट बनेंगे, गैमीट आर प्योर, गैमीट जो है वो प्योर हैं। दे आर कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर रेड कलर पिगमेंट पाथवे एंड दे आर कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर व्हाइट कलर पिगमेंट पाथवे। और जब वो किसी भी सेल में जब ये जाएंगे, जब ये जायगोट बन जाएगा, उसके अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवे चलेगा, तो सर वो रेड और पिंक आई से चलेगा। ओके, आप इसको अगर मैं एक छोटा सा पाथवे टाइप आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आएगा। देखो, रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल है या प्रीकर्सर आप इसको कह सकते हैं, प्रीकर्सर भी आप इसको कह सकते हो बेटा। प्रीकर्सर को, जो प्रीकर्सर है बेसिकली वो काइंड ऑफ व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट कलर का है, दिस इज व्हाइट कलर। और इस पे अगर कैपिटल आर जीन होता है अकेला, तो सर ये थोड़ा सा पिगमेंट बनेगा। ओके, इट विल बी हैविंग पिगमेंट, ये मतलब थोड़ा सा क्या बनाएगा, दिस विल बी हैविंग रेड पिगमेंट। इसको थोड़ा सा आर बनाता हूं, दिस ऐसे बनाता हूं आर। ओके दोस्त, या इसको मैं फिलहाल पिंक बना देता ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझे। तो बेटा इसने क्या बनाया, इसने पिगमेंट बनाया, थोड़ा सा लाइट पिगमेंट बनाया, लाइट कलर्ड, ये पिगमेंट बना दिया इसने, ये बना पिंक कलर्ड, पिंक कलर्ड है ना। अब अगर इस पे वापस से एक और कैपिटल आर आ जाए तो सर ये थोड़ा मतलब क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और डार्क होने की वजह से ये रेड हो जाएगा, मतलब और पिगमेंट इसमें आ जाएगा, है ना। इसने पिगमेंट बनाया सर, इसने क्या बना दिया, इसने पिगमेंट बना दिया और ये पिंक कलर हो गया। इसने और पिगमेंट बना दिया तो सर ये रेड कलर हो गया। ये कैसा हो गया, रेड कलर हो गया। मतलब एक सिंपल वे है समझने का। और अगर स्मॉल आर होता तो देखो इसलिए क्या होता, और स्मॉल आर क्या करता है सर, स्मॉल आर कोई पिगमेंट नहीं बनाता है, स्मॉल आर डू नॉट प्रोड्यूस एन एंजाइम टू फॉर्म ए पिगमेंट। स्मॉल आर कोई भी एंजाइम नहीं बनाएगा पिगमेंट बनाने के लिए। अब देखो ये बेसिकली कैपिटल आर जो है वो क्या बना रहा है, वो एक एंजाइम बना रहा है और उस एंजाइम से पिगमेंट बन जा रहा है। तो पहले पिंक, अगर दोनों आर होंगे तो फाइनली रेड कलर आ जाएगा, और एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर हुआ तो नहीं आएगा। मतलब अब चाहे स्मॉल आर यहां पर हो चाहे स्मॉल आर यहां पर हो, ठीक है। तो मोटा मोटी कैपिटल आर इस तरह से रेड देगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो पिंक कलर का पिगमेंट दे देता है, ठीक है। अब देखो ये वाला एक इजी वे है, इट इज नॉट एग्जैक्ट वे, इजी वे टू अंडरस्टैंड। ओके भाई, तुम नीट वालों के लिए इतना ही बहुत है। चलो तो बेटा ये जो है हमारा आ गया। तो अब देखो ये दोनों मिलके जो इनका मेटाबॉलिक पाथवे है, वो पाथवे मिलके क्या कर रहा है, वो पाथवे मिलके दे रहा है आपको पिगमेंट, जैसे मतलब रेड पिगमेंट। जैसे ये मैंने डायग्राम पहले आपके लिए यूज करते हैं, देखो दिस वन, ये क्या सिखा रहा है, देखो ये कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, बट यहां समझने के लिए देखो ध्यान से सुनिएगा। एट मॉलिकुलर लेवल, जैसे ये इन पाइसम सटाइवम है, इन पी है, पी में आप देखिएगा जो कैपिटल आर है ये, या कैपिटल पी है, तो बेटा कैपिटल पी फंक्शनल पी प्रोटीन कितनी है, 100% है। ओके, और इसने यहां पर्पल फ्लावर दे दिया है, ठीक। कैपिटल पी स्मॉल पी पे फंक्शनल कैपिटल पी प्रोटीन 50% है, और यहां ये फंक्शनल 50% ही सफिशियंट है पर्पल कलर देने के लिए। ओके, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो ये व्हाइट हो जाएगा।
है ना, ये किसके अंदर है, पी के अंदर है। अब अगर मैं इसी को बेटा इसको समझाने के लिए एक्सप्लेन करूं, ये जो मैंने अभी अभी बताया है ना, तो इसमें आप ऐसे मान के चलिए, ये तो पी के लिए है, ये तो किसके लिए है, ये पी के लिए है, पाइसम सटाइवम के लिए है, ये है, दिस इज फॉर पी, ये पी प्लांट के लिए है या पी फ्लावर के लिए है। अगर मैं इसकी कंपेयर करूं इन कंपैरिजन मिराबिलिस जलापा से, तो बेटा मिराबिलिस जलापा में यही चीज क्या हो जाएगी कि सर कैपिटल ये जो हेट्रो जाएगा सर, दिस वन है ना भाई, दिस कैपिटल आर स्मॉल आर जो कि हम ले लेते हैं, इज नॉट प्रोड्यूस 50% आर फंक्शनल प्रोटीन, मतलब रेड प्रोटीन, और दिस 50% फंक्शनल प्रोटीन is not sufficient to produce red pigment. Hence it is pink. तो अगर 50% प्रोटीन 50% प्रोडक्ट, दिस 50% सेम वही पिगमेंट कलर दे रहा है, तो हेट्रो जाएगा सर, होमो जाएगा, सेम हो गए, तो वो हो गया कंप्लीट डोमिनेंट। तो क्या हो गया, फिनोटाइप इज सिंपल डोमिनेंट रिसेसिव। बट अगर ये वाला हिसाब किताब है, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर क्या बन जा रहा है, पिंक बन जा रहा है, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो ये किस चीज का केस हो गया सर, ये केस हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस हो। और ये जो मैंने डायग्राम यूज किया था, ये क्या था, ये था सर कंप्लीट डोमिनेंस, इट वाज कंप्लीट डोमिनेंस। तो सर जो पिंक कलर का प्लांट है, तो सर वो तो अभी भी प्योर गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज वैलिड, 100% वैलिड है सर। द लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कि वो अपने आपस में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं सर। जो पिगमेंट, जो पिंक कलर आया फिर रेड जो आया, वो इंटेंसिटी ऑफ प्रोटीन पाथवे की वजह से आया। एंड बोथ द करेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, ओके, ऑल्दो F1 में नहीं दिखता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये देखो ये वाला, ए हेट्रोजाइगस वन प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमीट्स एंड ईच हैविंग वन अलील with equal proportion, तो सर also applicable on incomplete dominance। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह लो, को डोमिनेंस कह लो, हर जगह अप्लाई होगा। ओके दोस्तों, चलिए भाई, तो ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, नाउ इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, देखते हैं। देखो अब यहां पर एक ये पॉइंट है, ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं कि सर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई जीन डोमिनेंट कहा जाएगा या कोई जीन अलील रिसेसिव कहा जाएगा, है ना। कोई अलील रिसेसिव कहा जाएगा या कोई अलील क्या कहा जाएगा, डोमिनेंट कहा जाएगा। तो देखो ये इसमें यहां पर आप देख सकते हैं, ये मैं चीज समझा चुका हूं कि अगर जो मॉडिफाइड अलील है ना, जैसे यहां पर कैपिटल पी नॉर्मल लीगल वाइल्ड अलील है और स्मॉल पी जो है वो मॉडिफाइड अलील है। तो मॉडिफाइड अलील जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका कंपेयर किया जाएगा, है ना, उसका कंपेयर किया जाएगा। जैसे 686 वाला एम्स दिल्ली जाएगा, ठीक है, तो ये वाइल्ड हो गया, मान लो इसको वाइल्ड मान लेते हैं। 686 वाला कहां जाएगा भाई, दिल्ली जाएगा, दिल्ली एम्स दिल्ली जाएगा। तब जिसके 670 आएंगे तो देखो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया, पर सर आउटपुट तो सेम ही आया,
वो भी एम्स दिल्ली जाएगा। 650 वाला देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है भाई, 676 को हमने स्टैंडर्ड बाइल्ड टाइप मान लिया। अब जो बाइल्ड टाइप हैं सेम उसके जैसे हैं, बिना मॉडिफाइड वाले हैं, तो भैया वो तो सेम फिनोटाइप इफेक्ट दे रहे हैं, तो वो जब सेम फिनोटाइप इफेक्ट दे रहे हैं तो वो डोमिनेंट है ही। अब मान लो अलील थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाए, जैसे 686 वाइल्ड टाइप, 650 मॉडिफाइड अलील, स्लाइटली मॉडिफाइड अलील। स्लाइटली मॉडिफाइड अलील ने भी एंजाइम बनाए, प्रोटीन बनाए, एक मेटाबॉलिक पाथवे चला, और जो आउटकम निकल के आया वो आउटकम सेम वाइल्ड के जैसा ही आया। मान लो 650 वाला भी एम्स दिल्ली पहुंच गया, तो सर 650 और 686 बराबर होगा लगभग, दोनों का सेम आउटपुट आ रहा है, दोनों सेम लेवल पे चमक रहा है, तो वो मॉडिफाइड अलील क्या माना जाएगा? डोमिनेंट अलील माना जाएगा। अब अगर मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से हो गया है कि भाई वो जो बंदा है, वो जो मतलब जीन है, वो कोई एंजाइम ही नहीं बना रहा है, जैसे बच्चे ने सर ब्लैंक छोड़ दी वो मार्कशीट 0 नंबर आया, तो तूने तो कोई एंजाइम ही नहीं बनाया। या फिर जो है कि बात मान के चलिए कि मान लीजिए उसने थोड़ा एंजाइम बनाया, कुछ 200 नंबर लाया, पर वो नॉन फंक्शनल है, 200 नंबर नॉन फंक्शनल, तो कोई फिनोटाइपिक इफेक्ट तुम्हारा नहीं दिखेगा। स्मॉल पी तुम्हारा क्यों नहीं इफेक्ट दिख रहा? क्योंकि तुम कोई पिगमेंट ही नहीं बना रहे, तुम कोई एंजाइम ही नहीं बना रहे, या ऐसा एंजाइम बना रहे हो जो फंक्शनल नहीं है। एक और तरीके से समझते हैं, मान के चलो 7 आवर की सेल्फ स्टडी इज लाइक बाइल्ड टाइप, बाइल्ड टाइप 7 घंटे की सेल्फ स्टडी में हमको एम्स दिल्ली मिल जाए, मिल गया, ठीक। सर 6.5 आवर की स्टडी में भी मिल जाए, तो 6.5 आवर स्टडी इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द बाइल्ड टाइप स्टडी, यानी कि डोमिनेंट जी। हो गया भाई, बाइल्ड टाइप का हो गया, ठीक। अब अपोजिट सी मॉडिफिकेशन देखिए, बच्चे में मॉडिफिकेशन हो गया सर, अलील में मॉडिफिकेशन हो गया, पढ़ ही नहीं रहा है, नॉट मेकिंग एनी एंजाइम एट ऑल, या फिर पढ़ रहा है तो चुटकुले पढ़ रहा है, कॉमिक्स पढ़ रहा है, फिक्शंस की बुक्स पढ़ रहा है जो कि नीट में काम नहीं आई, तो या तो एंजाइम बनाओ जो फंक्शनल ना हो, तो भी आप रिसेसिव अलील कहलाओगे, है ना, और नहीं तो ये कहलाओगे, तो बेटा ना, ठीक बेटा। तो ये वही चीज है, जैसे समझिएगा यहां पर, नाउ लेट अस एग्जांपल ऑफ जीन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, है ना भाई, एक एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए उस पे इंफॉर्मेशन है ना। तो 2 अलीलिक फॉर्म होती हैं, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, बस थोड़ा इस फॉर्म में है। लेट एज्यूम एज इन मोर कॉमन दैट द नॉर्मल अलील, भाई नॉर्मल अलील प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम, है ना। यहां पर एक और तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा, पहले मैं ये लाइनें पढ़ देता हूं, ठीक। ये एंजाइम दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट एस। अब ये जो एस है ये बनेगा, जैसे यहां पर देखो समझो, जैसे भाई हमारा व्हाइट पिगमेंट है, व्हाइट पिगमेंट को, या रॉ मटेरियल है ना, व्हाइट पिगमेंट ही सही है, रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल या प्रीकर्सर जो है वो कैसा है बेटा, व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट है, इसको हटा देते हैं, ये व्हाइट है, ठीक है। अब इस व्हाइट को आगे चेंज करने के लिए, मान लीजिए येलो बनाने के लिए यहां पर एंजाइम चाहिए कैपिटल वाई, मान लो एंजाइम क्या चाहिए, कैपिटल वाई चाहिए, तो सर जीन कौन सा लग रहा है, जीन कैपिटल वाई लग रहा है, और ये क्या बन जा रहा है, ये येलो पिगमेंट बन जा रहा है, ये क्या बन गया, येलो सीड बन गया, ठीक, समझने के बाद। अब होता क्या है कि मान लो एक और एंजाइम आता है, एक और जीन आता है जिसके अंदर थोड़ा सा हल्लू सा चेंज है, ये देखिएगा सर, केस नंबर 2, ये तो हो गया वाइल्ड टाइप, ये हमारा कौन सा केस हो गया, ए वाइल्ड टाइप, ठीक है सर। अब यहां पर एक और दूसरा जीन आता है, यहां पर जीन में ले लेता हूं भाई, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे, ब्लू कलर से ले लेते हैं, चलो ये देखो, ये थोड़ा सा ऐसे वाला ये वाई आ गया, थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब है ना भाई, ये क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये स्लाइटली चेंज्ड है,
तो सर इसने ऐसा एंजाइम बना दिया, इसने क्या किया, ऐसा ही वाला एंजाइम बना दिया, और इस एंजाइम से भी सीड कैसा बन गया, येलो कलर का सीड बन गया है। कैसा सीड बन गया है सर, ये मान लो ये येलो कलर का सीड बन गया, हल्का सा थोड़ा सा चेंज है बट समझाने के लिए बना दी। तो सर ये जो मॉडिफाइड है दिस जीन कैपिटल वाई, जो भी आप इसे कहें, ये जीन को सर आप क्या बोलोगे, सर ये स्लाइटली मॉडिफाइड है बट ये काम सही कर रहा है ना। ऊपर वाला मान लीजिए 686, 7 घंटे की पढ़ाई, येलो पिगमेंट, नीचे वाला सर 650 वाला या 660 वाला ले लो, 660 वाला 6.5 घंटे पढ़ने वाला, एम्स दिल्ली, येलो सीड, है ना। तो ये हो गया केस बी, हमारा क्या हो गया, स्लाइटली मॉडिफाइड allele but producing same effect या सेम फिनोटाइप, सेम फिनोटाइप बना रहा है। तो बेटा दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दिस विल बी कॉल्ड एज डोमिनेंट अलील, इसे आप डोमिनेंट अलील कहोगे, इसे क्या कहोगे, डोमिनेंट अलील कहो। तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस ये होगा कि जैसे ये रॉ मटेरियल है ना भाई, ये रॉ मटेरियल है। अब यहां पर केस नंबर तीसरा ये बनेगा कि सर ये रॉ मटेरियल है और यहां पर जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि कोई पिगमेंट ही नहीं बन रहा है, कोई एंजाइम ही नहीं बन रहा है, तो ये कहलाएगा सर रिसेसिव। ये एक जीन, इसमें ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ कि सर इसने जो है क्या किया, कोई एंजाइम नहीं बनाया, नो एंजाइम, इसने कोई सा भी एंजाइम नहीं बनाया। उसके बाद या फिर मान के चलो एक और यहां पर मैं ले लेता हूं, ये दूसरा है जीन वाई, इसने भी क्या किया सर, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाया तो सर बट नॉन फंक्शनल बनाया। कैसा बनाया, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंजाइम। मतलब सर पढ़ाई तो की पर कुछ अलग ही किताबें वो पढ़ रहा था, तो सर पिगमेंट तो बना नहीं, है ना सर। तो सीड कैसा रह गया, ये व्हाइट का व्हाइट ही रह गया, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, प्रीकर्सर ही रह गया। तो इन दोनों केसों में जो अलील है, अलील जिसको कि स्मॉल वाई लिखा था, ये क्या कहलाएगा, या जीन स्मॉल वाई लिखा दे, क्या कहलाएगा, रिसेसिव अलील। इसको आप रिसेसिव अलील कह दो, क्या कह दो सर, रिसेसिव अलील कह दो। ओके यस, सो दिस इज रिसेसिव अलील। तो बेटा यही बात दी है कि मान लीजिए कि जो वाइल्ड टाइप अलील है, जो वाइल्ड टाइप है, मतलब जो जंगलों में पाया जाता था, है ना, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ। अब मॉडिफिकेशन हुआ तो कैसा हुआ कि या तो वो नॉर्मल या थोड़ा सा कम एफिशिएंट, मतलब 686 या 660 ला रहा है, तो 5 तो एम्स ले रहा है ना, पिगमेंट तो येलो ही आ रहा है ना, तो वो उसको क्या कहेंगे हम बेटा, पहले वाले केस में, केस नंबर 1 में हम उसे डोमिनेंट अलील बोलेंगे, डोमिनेंट अलील बोलेंगे, और केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 इन दोनों में उसे रिसेसिव अलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, इन दोनों में उसे रिसेसिव अलील बोलेंगे, इसमें और इसमें, और ये डोमिनेंट अलील बोलेंगे। तो ये कहानी चल रही है, ठीक है ना बेटा। सो दिस इज, ये मैंने तुमको समझाया, ये भी मैंने समझाया। इन द फर्स्ट केस, है ना भाई, द अलील इज इक्विवेलेंट, दिस इज एनसीईआरटी द गॉडफादर बुक, है ना, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी द गॉडफादर बुक, है ना भाई। 90 में से सर 86, 87, 88 क्वेश्चन इसी से आने वाला है। The first case, the modified allele is equivalent to the unmodified allele, परंतु जो सारे सवाल सही कर, देखो आप सर विराट कोहली के सामने हम में से, तुम में से कोई भी बॉलिंग करे, विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, उसको हम में से कोई भी बॉलिंग करे या जो भी आपकी नजरों में बेस्ट हो, और उसको बोला जाए कि T20 में 20 ओवर होते हैं, 20 ओवर मतलब 120 बॉल्स होती हैं, 120 बॉल्स की 120 बॉल्स पे 6 मारने, सर शायद नहीं मार पाए। सर हम तुम भी बॉलिंग करेंगे ना, जिनको बॉलिंग आती नहीं है, तो भी सर एक आध बॉल तो छूट ही जाएगी। नीट बस इसी तरह का एग्जाम है। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सरल सरल सवाल आते हैं, है ना सर, कुछ एक टफ आने लग गए हैं, अब से चेंज हुआ है पैटर्न, तो
थोड़ी कहानी बदल लीजिए, बट फिर भी अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी भी आई, मैं मान के चल रहा हूं, तो भी सर आप मान के चलिए कि आपको हर बॉल पे 6 मारना है। अब थोड़े खतरनाक बॉलर आने लग गए, यानी कि खतरनाक सवाल आने लग गए, तो उसी रेशो में कट ऑफ नीचे चली जाएगी। तो कुल मिला के बात यह कि सिलेक्शन तो सर क्रीम का ही होना है, मक्खन में से निकले गए घी का ही होना है। ओके, तो इसलिए जो है हम उन एनसीईआरटी से ही आने वाले सारे सवालों को सॉल्व कर सकें सही से, इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और सर स्ट्रांग कॉन्सेप्ट सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के नहीं होगा, अपर लेवल की थोड़ी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ओके, क्योंकि सर फॉरगेटिंग एक रूल है, आप इतना सारा पढ़ोगे तो थोड़ा सा भूलोगे जरूर। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए कैम्बल जैसी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी को, क्योंकि सर ओलंपियाड्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनसे आपका कंपटीशन होने वाला है ना, तो वो पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं सर। 8th 9th 10th में कैम्बल पढ़ लेते हैं बच्चे जो ओलंपियाड देते हैं, उनसे तुम्हारा कंपटीशन। तुम खाली एनसीईआरटी पढ़ के खुश नहीं हो सकते, हाँ, क्योंकि खाली एनसीईआरटी पढ़ के फिर उसमें से भूलोगे भी तो ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी जनरेट करने के लिए, नई नई कनेक्शंस बनाने के लिए आपको जो हम इधर लेके आ रहे हैं वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना भाई, या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बेटा देखो ये जो है सेम फिनोटाइप या थोड़ा सा बदला हुआ फिनोटाइप देगा, है ना, और उससे क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट है एस, मतलब ये एस ही मान लो यार, है ना, ये सबस्ट्रेट एस था, मैं यहां पर रॉ मटेरियल सबस्ट्रेट एस, ये रॉ मटेरियल सबस्ट्रेट एस। ओके, तो इस सबस्ट्रेट एस को आगे कन्वर्ट किया गया कि नहीं किया गया, तो ये वाली बात है ना। तो बेटा आगे कन्वर्ट नहीं किया गया तो तुम भैया हो गए रिसेसिव, और कर दिया गया तो हो गया सबस्ट्रेट एस, है ना। सच इक्विवेलेंट अलील पेयर आर वेरी कॉमन, बट इफ द अलील प्रोड्यूस ए नॉन फंक्शनल, अगर अलील एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए या बनाए ही ना, तो सर सबस्ट्रेट एस, तो सबस्ट्रेट एस रह जाएगा। जैसा कि हमारे केस में वो व्हाइट का व्हाइट ही रह गया, तो अलील क्या कहलाया, रिसेसिव अलील। अलील क्या कहलाएगा बेटा, रिसेसिव अलील का। द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। ओके, तो अब बस आगे की वही कहानी है कि फिनोटाइप या ट्रेट जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड अलील पर डिपेंड करेगा। जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर, पाइसम सटाइवम के अंदर राउंड सीड बनता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पाइसम सटाइवम के अंदर येलो सीड बनता है। परंतु जो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, वहां पर चीजें कुछ अलग तरीके से मैकेनिज्म में चल रही थी। वहां पर हर एक अलील अपने हिस्से का थोड़ा सा कुछ तो मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए पहले पिंक कलर आया, फिर बाद में रेड कलर, वहां थोड़ा सा एडिशन हो रहा है। ओके, अनमॉडिफाइड या फंक्शनिंग अलील विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप, उसको डोमिनेंट कहते हैं, और जो मॉडिफाइड अलील है जिससे कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, जिसने कुछ नहीं किया या जिसने कोई तैयारी नहीं की, उसको हम रिसेसिव अलील कहते हैं। ओके, चलिए भाई, नाउ हम पढ़ते हैं बेटा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस से पहले एक और चीज समझा दे, देखो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन पाइसम सटाइवम। ओके, दिस इज द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन पाइसम सटाइवम। मटर के पौधे में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस, है ना। इससे पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं, मेंडल साहब के हिसाब से या मेंडलिज्म के हिसाब से सर क्या कहानी चल रही है, सर कहानी चल रही है कि एक जीन का एक ही कहना चाहिए कि फिनोटिपिक इफेक्ट होगा। बोला यस, बिल्कुल सही बात है, पर सर पोस्ट मेंडलिज्म में पाया गया कि ऐसा जरूरी नहीं है, एक जीन के एक से ज्यादा इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब एक बच्चे के एक से ज्यादा काम भी हो सकते हैं। ओके, यस, ऐसा देखने को मिला। जैसे आजकल लगभग सभी का जो है क्या क्या हो गया है, सर हम पढ़ भी लेते हैं प्लस हम थोड़ा सर इंस्टा भी चला लेते हैं, तो मतलब एक काम तो रह ही नहीं गया, बहुत कम का रह गया। सर मास्टर भी है, रील भी बना लेते हैं, तो दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, तो एक जीन के एक से ज्यादा काम है ना सर, एक जीन के एक से ज्यादा काम है, तो उसको हम पीलियोट्रॉपी कहते हैं।
और ये पीलियोट्रॉपी यहां तुमको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो पीलियोट्रॉपी क्या है? वन जीन मैनी फिनोटिपिक इफेक्ट, मैनी फिनोटिपिक इफेक्ट्स, और लगभग सारे जीन ह्यूमन के अंदर पीलियोट्रॉपिक होते हैं। फिलहाल अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, एग्जाम्पल स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जीन इन पाइसम सटाइवम, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। ओके, सिकल सेल एनीमिया इन ह्यूमन, फेनिल कीटोन्यूरिया, फेनिल कीटोन्यूरिया, पीके लिख सकते हैं वैसे तो, फिनाइल कीटोन्यूरिया, हाँ पीके एन ही लिखा जाता, वही मैं सोचू, फेनिल कीटोन्यूरिया इन ह्यूमंस। तो ये मतलब बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो बेटा अब आप देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन पाइसम सटाइवम। देखो सर, मेंडल ने जो स्टडी किए थे, जो 7 कैरेक्टर थे, उनके अलावा एक और कैरेक्टर है स्टार्च ग्रेन का साइज। ओके, ट्रेट कौन सा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन पाइसम सटाइवम के लिए? बेटा जीन का नाम है बी। ओके, और इस जीन का जो एंजाइम है, इसका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि जीन है भाई, जीन क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। इसका जो एंजाइम है, इसका जो प्रोडक्ट है, आफ्टर मतलब एक्सप्रेशन दिस फॉर्म, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, SBE, ये है इसका प्रोडक्ट। और ये जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है, ये सर करता क्या है सर? स्टार्च के अंदर ब्रांच प्रोड्यूस करता है। हाँ, स्टार्च के अंदर ब्रांच प्रोड्यूस करता है। इस एंजाइम का काम क्या है? दिस क्रिएट्स ब्रांचेज ऑब्लिक ब्रांचिंग पॉइंट्स इन अमाइलोपेक्टिन पार्ट ऑफ स्टार्च। बेटा आपको स्टार्च की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन होते हैं, और अमाइलोपेक्टिन में लगभग कुछ 8-10 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग होती है। वो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसके लिए ये जरूरी है, ठीक है ना भाई। अमाइलोपेक्टिन पार्ट ऑफ स्टार्च, ये उसमें ब्रांचिंग क्रिएट करवाता है। ओके, यस। तो सर मोर ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा स्टार्च ग्रेन का साइज होगा। एंड starch grain size is directly proportional to the amount of starch grain size is directly proportional to the branching in starch, branching in amylopectin oblique starch। स्टार्च में ब्रांचिंग कितनी होंगी, इस बात से डिसाइड होगा कि स्टार्च ग्रेन का साइज कितना होगा। और सर स्टार्च ग्रेन का साइज ये डिटरमाइन करेगा कि मैच्योरिटी पर उसका शेप कैसा होगा, है ना सर। मैच्योरिटी पर उस सीड का शेप कैसा होगा। अब आप समझिए, दो बेटा, मतलब जो स्टार्च होता है, स्टार्च में बेटा एक तो अमाइलोज होता है प्लस एक अमाइलोपेक्टिन होता है, मतलब ये दो पॉलीमर होते हैं। और जो अमाइलोज होता है डेट इज कुछ इस तरह से हेलिकल होता है। ये बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ते हैं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ओके, बस थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बना रहा हूं।
और इसमें क्या है, यहां पर ये पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स जो मैं बना रहा हूं ये ग्लूकोज मान लीजिए आप, ये क्या है, ग्लूकोज है। तो बेटा ये ब्रांचिंग पॉइंट यहां से निकलते हैं, ये यहां से ब्रांचिंग पॉइंट निकलते हैं। ये यहां से देखो ब्रांचिंग पॉइंट ऐसे निकलेंगे, जैसे यहां से ब्रांच निकल गई, यहां से ब्रांच निकल गई, है ना, फिर उस पे वापस से जो है क्या है, ये ग्लूकोज के पॉइंट हैं, ये ग्लूकोज है, फिर से ब्रांच निकल गई, ये मतलब ये आई से ब्रांच निकल गई। तो बेटा ये जो ब्रांच है, जैसे यहां से ब्रांच निकल गई, ब्रांच में से ब्रांच निकल गई, और ब्रांच निकल गई, इधर से ब्रांच निकल गई, यहां से ब्रांच निकल गई, ऐसे। तो ये जो है ये मतलब लगभग आपका कुछ पर्टिकुलर 6-8 ग्लूकोज के बाद ये होता है। ओके, तो ये जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी अमाइलोपेक्टिन के अंदर, उतना ज्यादा स्टार्च ग्रेन का साइज बढ़ेगा। ओके, यस। तो बेटा यहां पर बात यह है कि यहां सर एक साथ एनसीईआरटी ने बिना शब्दों का इस्तेमाल किए पीलियोट्रॉपी भी सिखाई है और आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी सिखाया है। ओके, यस। तो सर देखा यह गया है कि जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप कैपिटल बी है ना, और सर फिनोटाइप 1, फिनोटाइप 1 स्टार्च ग्रेन साइज, फिनोटाइप 2, फिनोटाइप 2 सीड शेप एट मैच्योरिटी, सीड शेप एट मैच्योरिटी। तो बेटा देखो इसके दो से ज्यादा या एक से ज्यादा जो है वो क्या हो गए हैं, आप देख सकते हो फिनोटाइप हो गए हैं। ओके, तो सर दिस इज द केस ऑफ क्लासिकल केस ऑफ योर पीलियोट्रॉपी। पहली बात तो दिस इज द क्लासिकल केस ऑफ पीलियोट्रॉपी, राइट। अब देखो 3 जीनोटाइप आएंगे हमारे, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, ये 3 हमारे क्या आ गए, जीनोटाइप आ गए। अब ये जो 3 जीनोटाइप आ गए हमारे, अब इनका देखिएगा रिजल्ट क्या आएगा, और यहां से तुमको सीखने को मिलेगी एक नई चीज, नई क्या पुरानी ही आप लोगों के लिए, ठीक। तो बेटा ये लार्ज साइज का स्टार्च ग्रेन बनेगा, ये स्मॉल साइज का स्टार्च ग्रेन बनेगा, ये सर मैच्योरिटी पर राउंड सीड बनेगा, ये भी राउंड सीड बनेगा, और सर ये रिंकल सीड बनेगा। ओके, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है सर, ये थोड़ा सा दगाबाजी कर देता है, और सर ये राउंड, ये लार्ज साइज ना बनके इंटरमीडिएट साइज बनता है। तो जब आप पीलियोट्रॉपी शो करते हैं तो सर अब आप बताइए, ये एक एग्जाम्पल ये कह रहा है कि बताइए कैपिटल बी स्मॉल बी पर क्या है, कंप्लीटली डोमिनेंट है या इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। तो बेटा हेट्रोजाइगस डिसाइड करता है, इट इज डिसाइडेड बाय द हेट्रोजाइगस, कि इट इज द मैटर ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना। अगर आप ऐसे जीन से पाला पड़ रहा है आपका, आप ऐसे जीन से डील कर रहे हैं जिसके एक से ज्यादा 2 फिनोटाइप हैं, तो सर उस केस में आपको उस जीन की औकात, उस जीन की हकीकत कि वो कंप्लीट डोमिनेंट है या इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, ये आपको हर फिनोटाइप के लिए अलग अलग देखनी पड़ेगी। मतलब कुछ ऐसे हो गए, जैसे आपने पूछा एक, जैसे आपका एक काम है पढ़ाई करना, क्या और सर काम कैसा चल रहा है, बोला सर बढ़िया चल रहा है, क्योंकि आपको पता है मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ रहा है। अब मान के चलो एक बिजनेसमैन है, उसके कई सारे बिजनेस है सर, उसके कई सारे बिजनेस है, तो जैसे पांडे जी से पूछा जाए सर
अलग सर आपका यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है? बोला मेरे तो सैकड़ों यूट्यूब चैनल, तुम किसकी बात कर रहे हो, है ना सर? तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस चैनल की बात कर रहे हैं। तो सर जब एक से ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट होते हैं तो उस केस में आपको हर एक फिनोटाइप के लिए अलग अलग देखना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि डोमिनेंट होना या रिसेसिव होना, कि भाई देख तेरे को कैपिटल लिख दे तू डोमिनेंट हो गया, ऐसा नहीं है ना। जैसे हर बच्चे के सारे सब्जेक्ट एक से नहीं होते, मोस्टली फिजिक्स वीक होती है। अच्छा जिनकी फिजिक्स वीक होती है उनको लगता है उनकी सिर्फ फिजिक्स वीक है। समझ रहे हो आप? हाँ। क्योंकि क्या है कि उनको बायो समझ में आ रही होती है थोड़ी थोड़ी, पर थ्रेशोल्ड वो भी पार नहीं कर रहे होते हैं, बस कंपैरेटिवली खुश रहते हैं वो। बाकी बायो भी उनकी ऐसी नहीं होती है कि वो थ्रेशोल्ड पार कर जाए, कि उनका बेस्ट भी मिनिमम को पार कर जाए, ठीक है ना। उनको लगता रहता है कि बस हाँ फिजिक्स खराब है, बाकी बायो तो सही चल रही है। सही क्या होता है बे? तुमको बस स्यूडो डोपामीन मिल रहा है, स्यूडो डोपामीन, ये सही है, नीट की नजरों में सही नहीं है। योर बेस्ट शुड बी द ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ नीट। और सर कोई भी बच्चा मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ नीट यानी कि जस्ट कट ऑफ पर कॉलेज में जाना नहीं चाहता है, हाँ तो सर औकात बढ़ाइए अपनी, अपने अंदर तूफान पैदा कीजिए कर्मों का, अपना कंफर्ट जोन तोड़िए, अपना शेल तोड़ के बाहर आइए। ओके तो सर देखो तो देखो इस केस में बेटा अगर आप ये वाला फिनोटाइप चूज करते हैं तो दिस इज इनकंप्लीट डोमिनेंस, ये इनकंप्लीट डोमिनेंस है। और बेटा ये कंप्लीट डोमिनेंस है। ये कंप्लीट, तो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ द जीन, इट डिपेंड ऑन द फिनोटाइप you are looking for what, hence dominant या being dominant is not an autonomous feature of any gene, it depends on the specific phenotype which we choose for examination. जो कि हम एग्जामिनेशन के लिए चूज करते हैं। ओके सो दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज थिंग्स आर रिटन ओवर हेयर, यहां पर यही लिखा हुआ है। ओके तो अच्छा तो ये बेटा आप देख सकते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो गई है ना, जो कैपिटल बी स्मॉल बी है, कैपिटल बी स्मॉल बी सीड्स। ओके सो occasionally a single gene produce may product sorry occasionally a single gene product may produce more than one phenotype. For example, starch synthesis in pea seed is controlled by one gene. It has two alleles, capital B and small b. Starch is synthesized effectively by capital B, जो कि होमोजाइगस है, and therefore large starch grains, क्योंकि उसमें उतनी ज्यादा ब्रांचिंग हुई है ना भाई, are produced in contrast small b lesser efficiency in starch synthesis and produce starch grain smaller size. After maturation of the seeds, capital B are round, small b are wrinkled, heterozygotes produce round seed. ओके अब हेटेरोजाइगस ने क्या बनाया है, यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी ने क्या बनाया है, राउंड सीड्स। तो कैपिटल बी डोमिनेंट हो गया, कैपिटल बी क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। ओके बट द स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड की बात अगर आप करेंगे
तो कैपिटल बी सीड्स ने इंटरमीडिएट बनाया है। और अगर इंटरमीडिएट बनाया है तो जब आप बोलोगे कि भैया मेरा स्टार्च ग्रेन बनाने का धंधा जो है वो कैसा है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। सो इट डिपेंड ऑन द फिनोटाइप यू आर चूजिंग फॉर योर इन्वेस्टिगेशन। ये उसके लिए है। ये रहा भाई। देयरफॉर starch grain size, therefore dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. Okay, it depends H1 on the gene product and the production of particular phenotype from this product as it does to the particular that we choose to examine. कि जिसको आप चूज करोगे सर उसके बारे में बता देंगे। आप जिस काम के बारे में पूछोगे, जिस चैनल के बारे में अलग पांडे सर से पूछोगे उसके बारे में बता दें। ठीक, या दिस इज द पॉइंट। चलो भाई कोडोमिनेंस पे चलते हैं। कोडोमिनेंस, तो बेटा कोडोमिनेंस में आप ऐसे मान के चलिए ना तुम जीते ना हम हारे, ऐसे है ना। जैसे तुमको कहानी सुनाते हैं। एक है राजपाल यादव भाई, बहुत तगड़ा आदमी है, मतलब ऑब्वियसली तगड़ा आदमी। राजपाल यादव जी सब जानते हैं राजपाल यादव सर को, है ना। और एक भैया अपने ग्रेट खली, द खली, है ना। अब खली की एक मूवी भी है, कुश्ती नाम से है शायद उसका नाम। खली और राजपाल यादव दोनों को भिड़ा दिया गया भाई उस मूवी में बकायदा। अब सर आप बात समझने का कोशिश कीजिए कि तय हो गया कि भाई जो राजपाल यादव है और जो खली है उसके बीच में रेसलिंग होने वाली है और एक राउंड में 10 पंच लगेंगे, है ना भाई। हाँ, राउंड नंबर 1 खली ऑल 10 पंच राजपाल यादव पे। राजपाल यादव बेचारा छोटा सा आदमी, 10 के 10 पंच खली ने मारे, राजपाल यादव 0, कंप्लीट डोमिनेंस। ओके, यस। राउंड नंबर 2 10 में से 8 पंच खली ने मारे और 2 पंच मारे राजपाल यादव, या 7 और 3 कर लो, एक ही बात है। 7 मारे खली ने, 3 मारे राजपाल यादव ने। जीता कौन? खली। इफेक्ट किसका दिख रहा? खली का। पर सर लड़ाई लड़ने के बाद खली को देख के बताया जा सकता है कि यार तुम लड़ाई लड़के आए हो और थोड़ा तुमने मार भी खाई। कैपिटल आर स्मॉल आर जब पिंक कलर का फ्लावर देता है तो हमको सबको पता है कि पिंक इज द डेरिवेटिव ऑफ रेड, कि रेड में अगर थोड़ा सफेद मिला दे, रेड को थोड़ा डाइल्यूट कर दे, वो पिंक बन जाता है ना। तो सर ये हो गई इनकम्प्लीट डोमिनेंस। के देखो यार दिख तो रहा है कि भाई पिंक मतलब लाल वाले अलील का ही तू मॉडिफिकेशन है, पर थोड़ा सा व्हाइट ने भी अपना असर दिखा दिया है। हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब आप बता दी सर कंप्लीट डोमिनेंस। अब को डोमिनेंस क्या होगा? राजपाल यादव ने भी 3 पंच मारे, 5 पंच मारे और खली ने भी 5 पंच मारे, दोनों बराबर। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस। ओके, उसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। ओके सर, सो हियर out of 2 alleles of a gene both out of 2 allele of a gene, no one is dominant, neither another is recessive, ना ही दूसरा रिसेसिव होता है। अर्थात इन हेट्रोजाइगस कंडीशन both alleles show their effect equivalently. Simultaneously and equally या equivalently। ना तुम जीते ना हम हारे, काइंड ऑफ, है ना सर। क्या बोलेंगे? ना तुम जीते ना हम।
ना तुम जीते ना हम हारे। दिस इज द पॉइंट। ओके, यस। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको एक और चीज से इसको समझाऊं तो देखो, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने ये एक लीफ लिया एंड दिस इज ए रेड लीफ। ओके, इसका मैंने कॉपी किया। दिस इज ए व्हाइट लीफ। अबे यार, ये क्या हो गया? ओह, इसमें हम कलर नहीं चेंज कर सकते? ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। चलो कोई बात नहीं भाई, दूसरे और तरीके हमारे पास। इसकी कॉपी मारे अगर, तो ये आ गई कॉपी, और इसका हम कलर चेंज नहीं कर पा रहे हैं। बाय गॉड की कसम, धोखा हो गया सर, धोखा हो गया। कोई बात नहीं भाई, ऐसी भी क्या मजबूरी है। ये लो, ये व्हाइट, ठीक। तो सर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दिस, ये रेड आया। ये कैसा आया? रेड आया, ठीक। अब सुनिएगा सर, अगर इन दोनों का ये प्रोडक्ट, ओ भाई ओ भाई ओ, कहां जा रहा भाई तू? इन दोनों का ये प्रोडक्ट पिंक कलर का आता है, तो सर आप क्या कहोगे उसको? आप उसे कहोगे इनकम्प्लीट। ठीक है ना भाई? परंतु परंतु रुकिएगा दोस्तों, अगर ये जो F1 प्रोडक्ट है इस पर पैचेस देखने को मिल जाएं, ये जो पत्ता है इस पत्ते पर आपको सर जी पैचेस देखने को मिले कि कहीं पर तो पैचेस हैं रेड और कहीं पर पैचेस हैं व्हाइट। ओके, ये मान के चलिए दिस, ये थ्योरेटिकली मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। क्या हम इसको भर सकते हैं? क्या हम इसे भर सकते हैं? भर सकते हैं। लो भर लिया। अगर ये सीन देखने को मिल रहा है तो सर ये क्या है? ये है आपका कोडोमिनेंस। ये कोडोमिनेंस है, ये समझ में आई बात? सो दिस इज द पॉइंट बिटवीन दीज थ्री। बाकी राजपाल यादव और खली वाली कहानी हम सुना दिए हैं। दिस इज कंप्लीट डोमिनेंस, मतलब 3:1, राजपाल यादव 0, खली 10। ओके, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। 7-3 से मामला छूटा, और ये 5-5 को डोमिनेंस। और सर को डोमिनेंस का सबसे बढ़िया करेक्टर एक तो रोन करेक्टर है ना, जो कैटल्स में पैचेस दिखते हैं स्किन पर, और बाकी हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है ना सर। अच्छा, को डोमिनेंस में भी नो नीड ऑफ टेस्ट क्रॉस, है ना सर, कोई जरूरत नहीं है टेस्ट क्रॉस की। नो नीड ऑफ, और टेस्ट क्रॉस आप जानते ही हैं किस लिए किया जाता है? टू गेट द फिनोटाइप, टू गेट द फिनोटाइप ऑफ दैट, सॉरी, टू गेट द जीनोटाइप ऑफ ए डोमिनेंट फिनोटाइप ऑफ अननोन जीनोटाइप। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं साथ में एक और कॉन्सेप्ट की, पहले मल्टीपल अलीलिज्म। देखो सर, मेंडल क्या बोला? मेंडल बोला कि सर कि एक जीन की दो फॉर्म होती हैं। एक जीन की कितनी फॉर्म होती हैं? अबे यार, ये तो ले ही नहीं रहा है। हम इसी लिख लेते हैं, अब लेगा, बिल्कुल लेगा। बुगैम्बो से पंगा, मतलब ही नहीं है। मल्टीपल अलीलिज्म। देखो बेटे, मेंडल साहब क्या बोले? बोले क्या, समझो बात को समझो। मेंडल साहब के जमाने में दो ही कलर के पेन होते थे, एक ब्लू और एक ब्लैक। तो मेंडल साहब तो यही बोलेंगे ना कि भाई जो हमारा क्या नाम है उसका, एक जीन की दो ही फॉर्म होती है। भाई तुम्हारे पास दो ही कलर के पेन है, तो तुम तो यही बोलोगे कि पेन दो ही कलर में एग्जिस्ट करता है। फिर पता चला एक और कलर आने लग गया मार्केट में, ग्रीन कलर, तो सर 3 अलील हो गए, 4 हो गए, 12, पता नहीं अब तो कितने कलर मिलियंस ऑफ कलर आते हैं, है ना। तो सर
बात ये निकली कि अगर जीन दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या, तो आंसर आया नहीं सर, है ना। व्हेन ए जीन exists or has three or more than three और मोर देन थ्री अलील्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल अलीलिज्म कहते हैं। ओके एंड सर बट एनी वन ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, पर हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और ये जो जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म पर ही अप्लाई होती है। एनी वन इंडिविजुअल may या can have only two allele out of all them। ओके तो बेटा इसलिए मल्टीपल अलील्स आर स्टडीड इन ए पॉपुलेशन, उनको एक पॉपुलेशन में पढ़ा जाता है। मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे मान के चलो ब्लड ग्रुप के 3 अलील है ना भाई, अपने पास 3 अलील है ब्लड ग्रुप के। ड्रोसोफिला की जो आई का कलर होता है उसके 15-15 अलील होते हैं। ओके एंड सर खरगोश होता है जो कि हिमालयन खरगोश है, उसके अंदर 4 अलील होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। आई कलर जीन इन ड्रोसोफिला, फिफ्टीन अलील्स। ओके अब जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ह्यूमन के अंदर 3 अलील्स, तो बेटा किसी एक बंदे में तो 2 ही मिलेंगे। जैसे मान लो मैं बी पॉजिटिव हूं, मैं हकीकत में बी पॉजिटिव हूं, तो मेरे अंदर कैपिटल बी हो सकता है, या बहुत हुआ तो कैपिटल बी और मतलब बी और 0 हो सकता है, स्मॉल आई हो सकता है। बस यही तो हो सकते हैं, ए तो है ही नहीं ना। दूसरा बंदा पकड़ लिया जिसका ब्लड ग्रुप ए था, उसमें पता चला उसमें भी ए और ए है, तो कम से कम 2 बंदे तो तुमको पकड़ने पड़ेंगे, तीनों अलील मिल जाए। और जब 15 अलील हो तो बहुत सारे पकड़ने पड़ेंगे, है ना सर। देखिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा फॉर्मूला, पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप कॉम्बिनेशन is equal to ny2n+1, where n is number of alleles of any particular gene। और ये फॉर्मूला आप मल्टीपल अलीलिज्म पे भी लगा सकते हो और नॉर्मल केस में भी लगा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमने चेक कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एबीओ जीन आई के कितने अलील हैं, 3 अलील्स हैं, तो बेटा पॉसिबल जीनोटाइप कितने होंगे, पॉसिबल जीनोटाइप होंगे 6 होंगे, है ना भाई। 3/2 3+1 इक्वल टू 6, 6 होंगे, है ना सर। 6 पॉसिबल हो पाएंगे। अब जैसे मटर होती है उसमें हर एक के 2-2 होते हैं, मेंडल साहब के जमाने में 2-2 थे, तो तुम इसमें 2 रख लो, 2/1 सॉरी 2/2 1, 2+1 3, 3 होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल 3 होते हैं, है ना। ये है ऑन, इसको छोड़ देते हैं, मतलब पॉसिबल जीनोटाइप इतने हो सकते हैं, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ जीनोटाइप्स।
तो सर देखो ये 6 टाइप के ये है, सबको पता है इसके बारे में, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, है ना। अब देखो इसमें सीन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बेटा ये आरबीसी है, ये है आरबीसी, आरबीसी। इस आरबीसी की सरफेस पर एक एंटीजन है, दैट इज नोन एज, ये एक मैंने बेसिक एच एंटीजन है, बेसिक फंडामेंटल एच एंटीजन है, ये एच एंटीजन है, ठीक है ना। अगर इस एच एंटीजन पर, और ये एच एंटीजन क्या है, जैसे हमने जो सर उसमें पढ़ा था ना सेल मेम्ब्रेन में, जो सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह होती है वो यही होती है। अगर इस एच एंटीजन पर मैं, लेट मी डू वन थिंग बेटा, अगर इस पे ए एंटीजन में जोड़ दूं, है ना, मैं अगर एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन जोड़ दूं तो ये बन जाता है ए एंटीजन। और अगर मैं खाली गैलेक्टोज जोड़ दूं तो ये बन जाता है बी एंटीजन। और मैं अगर दोनों जोड़ दूं तो ऑब्वियस सी बात है ये बन जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। तो 3 केस हैं। और ये जो 3 केस हैं, ये आरबीसी की सरफेस पर, हम आरबीसी को अंदर भी लिख सकते हैं ना यार, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मना थोड़ी कर देगा, कौन मना करेगा, और क्यों करेगा कोई यार मना, है ना, लिखने में थोड़ी ना मना। ये लो आरबीसी। नो बेटा, अगर ये इन पर हम, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं अगर यहां पर एक, मैंने ये कुछ जोड़ा, मैंने ये जोड़ा बेटा एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन, अगर मैंने ये जोड़ दिया इस पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, काम की बात बता रहा हूं, अगर मैंने इस एच एंटीजन पर ये जोड़ दिया एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन, है ना दोस्त, तो सर ये बन जाएगा ए ब्लड ग्रुप। ये बन गया अब ए एंटीजन, ये ए एंटीजन बन चुका है, ये दिस इज व्हाट नाउ, दिस इज ए एंटीजन, ये ए एंटीजन बन गया है। अब ए एंटीजन अगर बन गया है तो सर ये बन गया ए ब्लड ग्रुप, ये क्या बन गया, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पर गैलेक्टोज जोड़ देता हूं, मैं यहां पर क्या जोड़ देता हूं बेटा, मैं यहां गैलेक्टोज जोड़ देता हूं, सिर्फ सिंपल एक शुगर गैलेक्टोज जोड़ देता हूं, तो बेटा ये बन जाता है बी एंटीजन, और बी एंटीजन बनते ही ये बन जाता है बी ब्लड ग्रुप। ये क्या बन जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। और अगर मैं दोनों जोड़ देता हूं, मैं गैलेक्टोज भी जोड़ देता हूं, मैं एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन भी जोड़ देता हूं, तो बेटा ये बन जाता है ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि अब इसके अंदर दोनों एंटीजन आ चुके हैं। दिस नाउ विल बी कॉल्ड एज ए बी ब्लड ग्रुप, बोथ ए बी एंटीजन। और जब दोनों ए बी एंटीजन आ गए हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर आपका ए बी ब्लड ग्रुप। और सर अगर मैं इस पे कुछ नहीं जोड़ता हूं, और अगर इसमें मैं कुछ नहीं जोड़ता हूं तो ये एज इट इज रह जाता है, तो ये कहलाता है ओ ब्लड ग्रुप। तब ये ओ ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और सर ऐसा कब होगा, जब कोई भी, अभी बताते हैं,
दिस इज नाउ कॉल्ड ओ ब्लड ग्रुप या जीरो ब्लड ग्रुप। अब ये ओ ब्लड ग्रुप कहला रहा, कोई ए या बी कोई एंटीजन नहीं। अब सर ये एंटीजन जोड़ने के लिए हमको चाहिए होते हैं एंजाइम, और एंजाइम कोड किए जाते हैं जीन के थ्रू। एंजाइम किससे कोड किए जाते हैं? जीन के थ्रू कोड किए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो देखो जैसे ये एक डायग्राम है, ये बड़ा शानदार डायग्राम हमको लगता है। देखो अगर कैपिटल आई, एक चीज बता देता हूं पहले मैं, हाँ तो सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने अभी तक बेटा ये सिखाया कि मान के चलो ये आरबीसी है, दिस इज आरबीसी, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बनाने का आदत पड़ गया है और फिर ऐसे घुमा देंगे, ये आरबीसी है बेटा। इस आरबीसी पर मैंने क्या बोला? मैंने बोला एच एंटीजन है, ये कुछ मान के चलिए ये बेसिक फंडामेंटली रहना ही रहना है, ये बेसिक फंडामेंटली रहने ही रहने एच एंटीजन। अगर इस एच एंटीजन पर मैंने क्या जोड़ा? एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन, और ये मेरा दोनों हो जाएगा और ये मेरा तीसरा हो जाएगा, है ना दोस्त? तो बेटा ये मेरा आ गया जीन आई ए अलील। तो बेटा आई ए अलील बनाता है गैलेक्टो एन एसिटिल गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, एन एसिटिल गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। और जब ये एन एसिटिल गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम बनाएगा तो सर यहां क्या जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा हमारा एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन, और ये यहां जुड़ जाएगा एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन, और एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये बन गया सर ए ब्लड ग्रुप, ये ए ब्लड ग्रुप बन गया। तो कैपिटल आई ए अलील अगर है तो ये वाला एंजाइम बनेगा, और ये एंजाइम बनेगा तो सर एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन यहां जुड़ेगा और ये ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा, बन गया। सेम ऐसे ही अगर आईबी जीन होगा या अलील आईबी होगा तो सर ये जोड़ेगा यहां पर गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, ओनली गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, और हमने ये लिया था इस कलर से, तो बेटा ये यहां पर बनाएगा गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। और सर ये यहां पर गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या जुड़वा देगा? गैलेक्टोज जुड़वा देगा। और सर गैलेक्टोज जुड़ते ही, गैलेक्टोज आपको पता होना चाहिए कि वो एक आइसोमर है, आई थिंक इपीमर है, टाइप ऑफ इपीमर है ऑफ ग्लूकोज, दैट इज आई थिंक C2 इपीमर ऑफ ग्लूकोज, C2 या C4 है ना, मतलब आइसोमर है, ठीक है। C6 एस्टल वो 6 है। तो बेटा ये आपका बन जाएगा बी ब्लड ग्रुप, ये क्या बन गया? बी ब्लड ग्रुप। तो अब आप समझ सकते हैं कि सर अगर जीन IA-IB दोनों होगा, अगर जीन IA-IB दोनों होगा तो सर उस पे ये दोनों जुड़ेंगे। आजा भाई, क्यों नाराज हो रहा है? ये देखो ये भी जुड़ेगा, और सर यहां से ये गैलेक्टोज भी जुड़ेगा। ओके, तो एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन भी आ गया और सर गैलेक्टोज भी आ गया, और जब दोनों आ गए तो यानी कि दोनों एंटीजन आ गए, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ब्लड ग्रुप हो गया सर AB ब्लड ग्रुप। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि सर जब IA I0 होता है तो IA की तूती बोलती है, यानी कि कैपिटल A डोमिनेंट एलील है सर जीनोटाइप के हिसाब से।
और माय डियर फ्रेंड बी भी डोमिनेंट अलील ये। बट जब दोनों को साथ लाया जाता है ना सर, जब दोनों को साथ लाया जाता है तो दोनों अपना अपना बिल्कुल वर्चस्व दिखाते हैं बराबर का, और बराबर का वर्चस्व दिखाते हैं यानी कि दोनों के दोनों डोमिनेंट है। दोनों के दोनों क्या है? डोमिनेंट है, यानी कि दोनों के दोनों आपस में को डोमिनेंस है। जब आई ए आई बी होता है तो बेटा क्या होगा? बोथ एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड। बेटा दोनों एंजाइम कौन से? ये वाला एन एसिटिल गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज और आपका एन एसिटिल गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज प्लस गैलेक्टोज, या सिर्फ गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। तो बेटा दोनों जीन अवेलेबल हैं तो दोनों एंजाइम बराबर अमाउंट में बनेंगे, और जब बराबर अमाउंट में बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों अपना अपना इफेक्ट दिखाएंगे, और जब दोनों अपना अपना इफेक्ट दिखाएंगे तो भैया जी क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप आएगा। तू कैसे हट गया भाई यहां से? ये तो बेटा ये जीन ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज द कोडोमिनेंस इन ब्लड ग्रुप, इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप। कोडोमिनेंस, ये कोडोमिनेंस का मैकेनिज्म है, ठीक है ना। ये एच एंटीजन है, बेसिक एंटीजन है, और इसके बारे में मैं बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप अगली क्लास में बताऊंगा। और मानो कोई भी हो ही ना, स्मॉल आई आ जाए तो भाई तीनों में से कुछ नहीं लगेगा तो वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, यानी कि ये ओ ब्लड ग्रुप है अपने आप में। अब आप समझिए, देखो बेटा, तो इन्होंने क्या किया? एक कैम्बेल का डायग्राम है, कैम्बेल बायोलॉजी। ओके, यस। सो माय डियर फ्रेंड, चीजों को क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है भाई। और तुम्हारा जो कंपटीशन, अगर तुमको वाकई सिंगल डिजिट रैंक में जाना, तो जिन लोगों के साथ सर वो तो पढ़ के बैठे हो। तो देखो इन्होंने इसको क्या ट्राइंगल दिखा दिया है, और आई बी वाले को सर्कल दिखा दिया गया, और स्मॉल आई कुछ नहीं बनाएगा। ओके, तो देखो यहां पर देखो, अगर जीनोटाइप ये है होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, तो भाई देखो ट्राइंगल बनेगा, ब्लड ग्रुप क्या आ गया? ए आ गया। और अगर कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल आई है तो देखो सर्कल बना के दिखाया, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या आ गया? बी आ गया। यानी कि दो डिफरेंस करने तरीके। अगर दोनों हैं तो सर ए बी ब्लड ग्रुप आ गया, और दोनों ट्राइंगल और सर्कल दोनों दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दोनों तरह के जैसे कि मैंने इसमें सिखाया आपको, दोनों तरह के हमारा दिख रहा है यहां पर। ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया। दिस इज, अच्छा कोडोमिनेंस सिर्फ ये है, सारा नहीं है। देखो ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम हम पढ़ रहे हैं बेटा, ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल मेंडलिज्म ऑल्सो। याद रखिएगा, ए बी ब्लड ग्रुप, सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस है, पूरा ब्लड ग्रुप सिस्टम कोडोमिनेंस नहीं है। ओनली ए बी ब्लड ग्रुप इज कोडोमिनेंस, जस्ट ओनली ए बी ब्लड ग्रुप इज कोडोमिनेंस, सिर्फ ये वाला। ये तो बेचारे नॉर्मल मेंडलिज्म शो कर रहे हैं। ए बी ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये मैं लिख देता हूं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO blood group system is an example of नॉर्मल मेंडलिज्म। आपको इसमें नॉर्मल मेंडलिज्म दिखाई देगी, कोडोमिनेंस दिखाई देगा AB ब्लड ग्रुप में सिर्फ, और मल्टीपल अलीलिज्म दिखाई देगी। ये इन तीनों का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्त। ये भाई थोड़ा डिटेल में है, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, है ना सर, ये सभी के लिए नहीं है।
सिर्फ कुछ अच्छे जिज्ञासु बच्चों के लिए है, जो कतई क्रीम है एकदम उसके लिए है। ये बेसिकली एच एंटीजन का स्ट्रक्चर है। ये बस मैं इसलिए लाया हूं दिखाने के लिए कि देखो वो लिपिड है, लिपिड बाइलेयर है बेसिकली, और उसमें ये ओलिगोसैकेराइड जुड़ा हुआ है ना। तो ये एच एंटीजन है। इस एच एंटीजन पर अगर ए एंजाइम आता है तो यहां पर ये एन एसिटिल गैलेक्टोजा, ये ग्लूको की जगह गैलेक्टो होगा। ये मैं सही कर देता हूं, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो लेट मी डू वन थिंग, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन, गैलेक्टोसामाइन, मतलब ये देखो ये अलग से जुड़ गया, इधर ये अलग से जुड़ गया, और उधर अलग से क्या जुड़ा है, गैलेक्टोज जुड़ा है। ये गैलेक्टोज जुड़ा है, इधर अलग से एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन जुड़ा है। तो ये जुड़ते ही ये क्या बन गया, ए एंटीजन बन गया, और ये गैलेक्टोज जुड़ते ही क्या बन गया, बी एंटीजन बन गया, और ये क्या बन गया, ये पूरा फिर अपना जो है आगू आ गया। ये अलील वलील की स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे। दिस इज ऑल्सो द सेम। शानदार। सर ये कहां से, ये तो बताएंगे ही नहीं। ये सेम वही चीज है बेटा, है ना। ये की इधर दी होती है, ये स्टैंडर्ड बुक का यही फीचर होता है। चलो भाई, लीथल जीन। देखो बेटा, लीथल जीन क्या होते हैं, लीथल जीनोटाइप या लीथल जीनोटाइप। जैसे देखो बेटा, एनी जीनोटाइप that causes या can cause death of organ of individual, उसके लीथल जीन या जीनोटाइप कहते हैं। जैसे HBS, HBS, एक्स, स्मॉल एच, स्मॉल एच, ये भाई सिकल सेल एनीमिया है, और ये हीमोफीलिया है। सो दे आर ऑल्सो लीथल। लीथलिटी सब्जेक्ट टू द डेवलपमेंट, है ना भाई। और इट डेथ कैन बी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कॉमा अर्ली चाइल्डहुड, और आफ्टर प्यूबर्टी। कभी भी हो सकती है, ठीक। अब जो अपने लीथल जीन है, देखो लीथल जीन एंजाइम, सॉरी लीथल जीन एग्जाम्पल, ये बाय एल क्यू नॉट इन माइस, माइस, है ना भी, विद रेस्पेक्ट टू स्किन कोट कलर, स्किन कोट कलर, है ना। देखो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये चीज पाई कि यार मार्केट में ना, अगर मैं दो येलो चूहों का क्रॉस कराता हूं तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो येलो और व्हाइट का मिलता है, पर वो 2:1 का होता है, नॉट 3:1। बाद में उन्होंने पता चला कि एक्चुअली ये लिविंग माइस का है।
later he identifies that available that capital Y dies in embryo and only capital Y small y survive. सिर्फ ये सर्वाइव कर पाता। तो बेटा यहां पर ये लीथल जीन कॉम्बिनेशन या जीनोटाइप आ गया। ये आउट ऑफ लिविंग, तो अगर इनका जीनोटाइप लिखा गया तो बेटा अवेलेबल जो चूहे थे जो पीले थे तो देवर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब इनका क्रॉस कराया तो बेटा कैपिटल वाई डाइज, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये रेशियो आया। क्योंकि तो मर गया भाई। हाँ यार, और ये वाइट। सो दिस इज द लाइक योर, कहना चाहिए कि येलो येलो। सो दिस इज द पॉइंट, है ना भाई। चलिए अब करते सर कुछ सवाल। चलो भाई बनाओ बवाल सवाल। दिस इज बवाल सवाल। ओके यस, बवाल सवाल। देखो स्नैपड्रैगन में ये दिखा रहा है यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। 4 स्टेटमेंट है। इन F2 द फिनोटाइपिक रेशियो इज 1:1। यस, 256 में से 64 एक्सपेक्टेड टू बी रेड। तो बेटा 256 इंटू 1/4, तो 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 64। हाँ सही है, रेड हो जाएंगे, है ना भाई। और 64 ही व्हाइट हो जाएंगे और बस 128 पिंक हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी दैट 3 रैंडमली चूजन प्लांट एटलीस्ट 1 इज पिंक 1 माइनस 1/2 की पावर 3 इक्वल टू 7/8। ये सर थोड़ा सा टिपिकल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। टिपिकल प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी। तो देखो पिंक, देखो इसको कैसे किए हैं कि जैसे ये सही स्टेटमेंट है। वैसे ये बेटा सही स्टेटमेंट है कि जैसे कोई भी एक आपने चूज किया, यहां पर मैं समझा देता हूं। कोई एक प्लांट, आप एक फ्लावर आपने चूज किया, है ना। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट 3 रैंडमली चूजन प्लांट एटलीस्ट 1 इज पिंक, कोई एक पिंक होगा। तो हमने 3 चूज कर लिए हैं, 1 2 3। अब ये पहले वाला क्या कॉम्बिनेशन, वही पहले वाला पिंक हो भी सकता नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें हैं, है ना। तो ये जो आएगा ये कितना, ये पिंक होने के चांस 1/2, ना होने के चांस भी 1/2, सेम इसके भी 1/2 1/2, और इसके भी पिंक होने के चांस 1/2 और पिंक ना होने के चांस 1/2, है ना। तो भाई मैं पिंक पिंक कर देता हूं इनको, आ जा भाई जल्दी। तो बेटा सीन ये है, ये मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है। रेयरली ऐसा सवाल शायद आए, ठीक है ना। तो 3 में से कोई एक होगा, तो भाई 100% प्रोबेबिलिटी होती है 1 में से आप होने की ले लो चाहे ना होने की ले लो, 1/2 की पावर 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेम वही दिया हुआ है 7/8, क्योंकि 3 लिए। अगर 4 होते तो उसको हटा देते। भाई टोटल प्रोबेबिलिटी 100% होती है, 1 में से हमने चाहे लेने की ले लो, मतलब हम लेने की ले लेते भाई, हर बार कितनी होती है 1/2 होती है, और 3 हम रैंडमली ले रहे हैं तो 1/2 की पावर 3 हो गई है। बाकी तो आंसर जो है ये सही है। ये टिपिकल प्रोबेबिलिटी है, बेसिक मैथ प्रोबेबिलिटी आपको आनी चाहिए। अभी तक तो नहीं आया ऐसा सवाल, बट शायद बन जाए मामला तो क्या ही कह सकते हैं, है ना। ओके, अमंग पिंक प्लांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेटेरोजाइगस इज 100%, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा ये चारों सही है, आंसर क्या आएगा, डी आएगा। आंसर क्या आएगा, डी आएगा, है ना। ये चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो बवाल सवाल। बवाल सवाल देखो भाई, येलो कोट वाई इज डोमिनेंट ओवर नॉन येलो बट कैपिटल वाई जीनोटाइप इज लीथल। देखो उसने खुद से लिख के दे दिया, खुद से लिख के दे के वो सवाल पूछ सकता भाई कुछ भी।
आप ये फिर नहीं रोएंगे कि सर वो एनसीईआरटी से बाहर आ गया। अगर वो खुद से इंफॉर्मेशन लिख के दे रहा है, देन एनटीए वांट्स टू चेक योर एनालिटिकल प्रोसेस, तुम कितना दिमाग लगा पाते हो। तो हेटेरोजाइगस का क्रॉस करा दिया जो अभी अभी हम किए थे। देखते हैं क्या कह रहा है। जीनोटाइप रेशियो अमंग लिविंग प्रोजेनी, ये होगा नहीं, लिविंग प्रोजेनी में ये हो ही नहीं सकता, अभी अभी बताया, क्योंकि कैपिटल वाई ये लीथल है तो ये मर जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। फिनोटाइपिक रेशियो अमंग लाइव प्रोजेनी 2 येलो 1 नॉन येलो, यस। 300 प्रोजेनी अगर बनी है तो 100 एक्सपेक्टेड टू बी नॉन येलो, बिल्कुल सही बात है बेटा। आउट ऑफ 300 2/3 येलो होंगी और 1/3 नॉन येलो होंगी, यानी कि व्हाइट होंगी, तो बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन येलो ऑफस्प्रिंग इज हेटेरोजाइगस इज 100%, यस 100% वो हेटेरोजाइगस ही होगा, बिल्कुल सही बात है बेटा। इसके भी जो है 2, 3 एंड 4 है, कहीं पर है, पता चला हो गई बेइज्जती, सी ऑप्शन। नेक्स्ट करेक्ट बताना बेटा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों सही होते हैं। को डोमिनेंस देखो, अब देखो ये MN ब्लड ग्रुप है, अब सर उसने खुद से दे दिया को डोमिनेंस, तो ऐसा सवाल नीट में पूछा जा सकता है भाई। आप ये नहीं रहोगे फिर बाद में कि सर उसने एनसीईआरटी के बाहर पूछ लिया, वो खुद से दे रहा है ना इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन। F2 फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। ये सिंपल को डोमिनेंस का केस है ना। कैपिटल M M होता है, कैपिटल N N होता है, और बेटा कैपिटल N MN होता है। ये सिंपल ऐसा केस। इन लीथल जीन सेल्फिंग ऑफ हेटेरोजाइगस गिव्स 2:2 रेशियो, बिल्कुल सही है। 512 माउस आर प्रोड्यूस्ड, अबाउट 170 आर एक्सपेक्टेड टू बी नॉन येलो, तो बेटा 512 इंटू 1/3 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, कर लो यार, 17 3 51, 17 3 चौक 12, हाँ लगभग उतना ही आ जाएगा, है ना। 3 2 3 7 21, लगभग, हाँ लगभग उतना ही आएगा, 171 के आसपास, नियर अबाउट लगभग उतना बन जाएगा, तो इसको सही मानेंगे, है ना भाई। तो बेटा सारे सही हैं, सारे सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन हमारा बन जाएगा। स्नैपड्रैगन में क्रॉस कराया, 256 प्लांट मिले हैं, पिंक कितने होंगे बेटा, 256 इंटू 1/2 यानी के 128, बी आंसर, बी आंसर आ जाएगा हमारा। लीथल जीन माइस प्रोड्यूस हुए हैं, नॉन येलो कितने होंगे बेटा, 100, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ए, है ना भाई। नॉन येलो 1/3 100 आ जाएगा। अजरसन स्नैपड्रैगन में F2 फिनोटाइपिक रेशियो जो है सेल्फिंग से जो मिला है वो 1:1 है, और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हेटेरोजाइगस एक्सप्रेस एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप, ये भी सही बात है, और सर इसीलिए 1:1 आया है ना। तो अजरसन और रीजन दोनों सही है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, 1 आंसर बनेगा, यानी कि आंसर बनेगा 1 भाई, इसीलिए तो आता है क्योंकि इंटरमीडिएट दे रहा है। अगला अजरसन रीजन देखिए, in a cross between two pink snapdragons the probability of obtaining a white flower is 25%, हाँ बिल्कुल सही। incomplete dominance both homozygous and heterozygous plants have distinct phenotype, बिल्कुल सही बात। बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का डिस्टिंक्ट फिनोटाइप होता है। पिंक कलर 25% इसलिए आए क्योंकि उनका मैथमेटिकल रेशियो वैसा है ना। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के अलग अलग फिनोटाइप होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो बेटा आंसर बनेगा बी, मतलब 2, ये बात है ना भाई।
कोडोमिनेंस एमएन ब्लड ग्रुप F2 बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ब्लेंडिंग नहीं होती बेटा, ब्लेंडिंग नहीं होती है, आंसर आएगा 3। ब्लेंडिंग नहीं होती है, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती बेटा करेक्टर की। हेट्रो आएगा एक मिनट, ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट, ट्रेट्स की ब्लेंडिंग होती है, नहीं बेटा ट्रेट की ब्लेंडिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों अलग हो जाते हैं, बस उसका पाथवे अलग है ना सर, 1-to-1 फिनोटाइप नहीं आ रहा है। इन बोथ केसेस हेट्रो आएगा ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट, दोनों अपना अपना अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहे हैं। पहला सही है, 2 हेट्रो आएगा, इसमें 3:1 का रेशियो आएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अलील डू नॉट मिक्स बट सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है, और ये इसीलिए है 3:1 का रेशियो। और सर जी आंसर बनेगा 1 आंसर आपका बनने वाला है। क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोएगस टी प्लांट, ये 3:1 का रेशियो सर लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से आया है, दोनों मिक्स नहीं होते हैं, पूरा एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है। F2 हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 किसकी वजह से है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से है, बिल्कुल सही बात। यही तो एक्सप्लेन करता है कि 3:1 का 3:1 से मल्टीप्लाई करो 9:3:1 मिल जाएगा। एबीओ सिस्टम में आई एंड आईबीआर कोडोमिनेंस, स्मॉल आई इज रिसेसिव, क्रॉस बिटवीन आई ए स्मॉल आई, मतलब ये बेटा इसको कह रहा है, इसका और इसका अगर क्रॉस कराओगे चारों डिफरेंट फिनोटाइप आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, बट सर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, कोडोमिनेंस नहीं एक्सप्लेन हो रही है, तो आंसर क्या आएगा, बी या दूसरा आंसर आएगा। ओके यस, बोथ असर्शन रीजन ट्रू बट आर इज नॉट, है ना भाई, आर तब होता जब ये लिखा होता कि एक मिनट चारों ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, हाँ बनेगा, सॉरी सकती ए बनेगा बेटा, चारों ब्लड ग्रुप आएंगे तो ए बी भी आएगा ना, हाँ ये भी तो आएगा, तो वो कोडोमिनेंस होगा, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, ए बी आएगा तो कोडोमिनेंस हमको दिखेगा, सॉरी सकती। ए सिंगल जीन में कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर, बिल्कुल सही बात है, और इसको हम मल्टीपल अलीलिज्म नहीं कहते हैं, इसको हम पीलियोट्रॉपी कहते हैं। एक क्रॉस किया है ना भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किया है, ड्वार्फ प्लांट आने की प्रोबेबिलिटी 25% है, बिल्कुल सही बात है, 400 में से 100 ड्वार्फ होने के चांस है, बिल्कुल सही बात है, और सर ये इसका एग्जाम्पल है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर 2 आए, ये तो कैलकुलेशन, एक्सप्लेनेशन रिजल्ट है ना भाई, एक्सप्लेनेशन ये होती बिकॉज 50% 1/2 स्मॉल टी, बोथ टाइप ऑफ स्मॉल टी विल मिक्स इन ए रेशियो ऑफ 1/2 into 1/2 इक्वल टू 1/4, तब वो बनता। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, सेम वैसा ही सवाल है, आंसर बनेगा 2। हाँ 1024 में से 128 ही आएगा ना यार। चलो भाई दोस्तों, आज का ज्ञान समाप्त होता है, होमवर्क में आप रिवाइज करिएगा, रिवाइज जेनेटिक्स, वैसे आप हमारा दिया होमवर्क क्यों पढ़ोगे। चलो भाई साहब, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ऑलवेज बी हैप्पी, व्हेन यू बिकम हैप्पी, पॉजिटिव, एंथुसियास्टिक, देन सेरोटोनिन डोपामिन पॉजिटिव वाले, है ना सर, महंगा डोपामिन होना चाहिए, सस्ता डोपामिन नहीं होना चाहिए। ओके चलो बाय।